बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 4 ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को कत्ल करने के मंसूबे के हवाले से क्या जो मामलात है वो सामने आ रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ख़ुद, फिर उसके बाद अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी जानिब से इस तरह की जो तफसीलात हैं, जो बयानात हैं वो दिए जा रहे हैं। और फिर अडयाला जेल में जो सूरत हाल है वो भी इस तरह की है कि कभी ये इतला सामने आ जाती है कि करीब कोई बैग मिला है, कोई धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल आ गई है, या कोई कैदी जो है वो लड़ पड़े हैं, या कोई कैदी कत्ल हो गया है। फिर इसके साथ ही इमरान खान साहब के जो मालिज हैं वो भी अडयाला जेल पहुँचे और उन्होंने इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया और नाकाबिले यकीन इमरान खान साहब से मुतल्लिक, उनकी सेहत से मुतल्लिक उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स एक तो इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही थी इसमें तो वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुके हैं। जो इजलास होने जा रहे हैं उसमें आइनी तरमीम तो ये नहीं पेश कर सकते, ना ही आइनी तरमीम कर सकते हैं। बहरहाल इन्होंने अब एक और नया तरीका निकाला है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को मज़ीद इख्तियारात दे दिए जाएँ। मज़ीद इख्तियारात देने से क्या होगा कि हो सकता है कि कोई जो रास्ता है वो निकल आए और मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी में कोई ऐसा अगर बेंच बन जाए और उसमें उनको अगर कोई रिलीफ़ मिल जाए तो इस तरह का कोई जो कानून है उसमें कोई तब्दीली की जानी चाहिए। तो बहरहाल इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा कि हुकूमती हल्के आप क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और जरदारी की मुलाकात जो हुई है इसमें बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है और बेइज्जती का सामना करना पड़ा है आसिफ अली जरदारी को। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ ने अपना सामान बांध लिया है, एक मरतबा फिर से वो उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए। इस पर भी कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बात आप समझ लें कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की बका की जो है वो ज़मानत ये है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को या तो एक्सटेंशन मिल जाए या कादी साहब की तरह का ही कोई और जो जज है वो आ जाए, ताकि जो फॉर्म 45 का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला है वो दबा रहे और ये जो हुकूमत है ये चलती रहे। तो इसी वजह से पूरा जोर लगाया गया जी कि किसी तरीके से कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। मुसवदे इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं लेकिन वो मुसवदे ये पेश नहीं कर सकते क्योंकि आइनी तरमीम हो नहीं सकती, नंबर गेम इनके पास है ही नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया है, दूसरी तरफ जो इन्होंने प्लानिंग की है, क्योंकि इस तरह से भी प्लानिंग की जा रही थी कि अगर हम ये चीज़ कर लें कि जो टॉप 5 जजेज़ हैं उनमें से किसी एक को चीफ़ जस्टिस तैनात कर दें तो उससे ये होगा कि मंसूर अली शाह साहब से भी छुटकारा हो जाएगा, मुनीब अख्तर से भी, या अफरीदी से भी, और अगर अमीनुद्दीन ख़ान या मंदो खेल साहब में से किसी को चीफ़ जस्टिस लगा लिया जाता है तो मामले का हल निकल आएगा। लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है, सीनियर जो जज होगा वही चीफ़ जस्टिस होगा, तो इसलिए इसमें भी वो तरमीम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अब ये सोचा जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसमें जो तरमीम की गई थी रूल्स के अंदर, इसमें दोबारा से तरमीम कर ली जाए और जो सारे इख्तियारात हैं वो एक मरतबा फिर से चीफ़ जस्टिस को दे दिए जाएँ। यानी कि पहले इन्होंने ख़ुद जो इख्तियारात थे वो चीफ़ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दिए थे, क्योंकि चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा तंग थे। और फिर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो ख़ुद बड़ा कुछ बोला हुआ है जी कि मैं इख्तियार नहीं लेना चाहता, और पहले दिन उन्होंने आकर फुल कोर्ट बिठाई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था इसको उन्होंने लागू किया। और जब ये रूल्स में तरमीम भी हुई तो कादी साहब ने चैम्बर वर्क किया, केसेस की समाअत नहीं करते थे। तो खैर अब अगर इसमें तब्दीली होती है तो किस मुंह से कादी साहब इख्तियारात लेंगे, ये एक और बड़ा यू टर्न होगा। बहरहाल जी अब ये सोचा जा रहा है और इसके पीछे जो सारी कहानी है वो ये है कि अगर इस तरह से हो जाता है, दोबारा कादी साहब के पास इख्तियार चले जाते हैं, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला आता है, उसके बाद नज़रसानी हुकूमत लेकर जाती है तो कादी साहब के पास इख्तियार होगा कि वो जो है वो मर्ज़ी का बेंच बना सकें। तो कोई स्टे वगैरह अगर उनको मिल जाए और मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएँ और फिर उसके बाद कोई आनी तरमीम कर दी जाए, तो इस तरह की जो प्लानिंग है वो अभी हो रही है। लेकिन ये प्लानिंग भी इनकी फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से इनको जब उन्हें ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की तो जवाब जो है वो इनको ना का मिला। अब ओवरऑल जो जजिस की अक्सरियत है उनकी जानिब से भी एक जो पैगाम है वो पहुंचा दिया गया, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में अच्छा भला जो रिएक्शन है वो आया है। इस्लामाबाद में तो रिएक्शन है ही है,
और जो 6 जजेस हैं उन्होंने तो पहले से ही स्टैंड लिया हुआ था। तो अब जजेस की अक्सरियत ने ये इनको बता दिया है कि जजेस की मुद्दत बढ़ाने, चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीके से मुतल्लिक जो कुछ भी करना है वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजेस पर लागू नहीं होगा, बल्कि आइंदा जो नया जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा इस पर यह तरमीम लागू है, यानी 2033 से तरमीम लागू होंगी, क्योंकि इससे ये तासुर जाएगा कि हुकूमत जजेस को लालच दे रही है और जजेस इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये पैगाम पहुंचाया था ना, अब ओवरऑल जो जजेस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ डट गए और उन्होंने भी ये मैसेज पहुंचा दिया है। तो ये बेशक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी अगर करेंगे तो वो भी उड़ जाएगी, उसमें भी ये नहीं कर सकते। इसीलिए तो इनके इस वक्त होश उड़े हुए हैं और नवाज़ शरीफ ने भी अपना सामान बांध लिया और नवाज़ शरीफ भी जल्द उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इम्कान है जी कि कादी फैज़ ईसा साहब जब रिटायर होंगे तो उनकी रिटायरमेंट के साथ नवाज़ शरीफ जो हैं ये भी उड़ जाएंगे, क्योंकि इनको चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के ऊपर इस कदर एतमाद और भरोसा था कि हुकूमत मिलने के बावजूद भी ये वापस नहीं आए, और वापस ये तब आए जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने ओहदा संभाला और उसके बाद ये वापस आए, और उनके लिए फिर एक्सटेंशन और क्या क्या चीज़ों की जो कोशिश है वो इस मौजूदा मुंतखब हुकूमत की जानिब से की जा रही है। तो इनको डर यही है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल आईन कानून के मुताबिक करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हुकूमत है ये तो घर चली जाएगी। तो फिर इसीलिए बेहतर ये है कि कादी साहब के साथ मैं भी उड़नचू हो जाऊं। तो ये नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इस वक्त डिटेल्स जो है वो सामने आ रही हैं कि उन्होंने भी अपना जो सामान है वो बांध लिया है। आगे चलते हुए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अच्छा इस पर भी आता हूँ। इमरान खान साहब ने क्या एक्शन लिया, पहले मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात का हवाला आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। अच्छा, नंबर गेम पूरी करने के लिए आसिफ अली जरदारी क्या करते हैं जी, जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास। कल मुलाकात हुई, ख़बरें वगैरह सारी चली, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया। नंबर जो है वो अपना पीडीए ये जो मौजूदा मुंतखब हुकूमत है इनके पलड़े में वो नहीं डाल रहे। इससे पहले एक दिन पहले जो है वो यानी कि परसों मौलाना फजल रहमान की पीटीआई वर्ष से मुलाकात हुई थी और वहाँ पर मौलाना साहब ने एक कमिटमेंट कर दी थी कि हम आपके साथ इत्तेहाद तो नहीं करते, लेकिन ये जो जुडिशल पैकेज के हवाले से ये तरमीम कर रहे हैं इनको हम वोट नहीं देंगे। तो ये कमिटमेंट पहले कर ली गई थी। बहरहाल उसके बाद आसिफ जरदारी, जिनको कहा जाता है जी कि ये जो है वो जहाँ पर जाते हैं और फिर बंदे भी तोड़ लेते हैं, और मौलाना फजल रहमान के पास भी ये गए, लेकिन बेइज्जती का ही सामना हुआ, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं मौलाना फजल रहमान को देने के लिए। मौलाना फजल रहमान को भी आप बड़ा नज़रियाती या इनकलाबी ना समझें कि वो अपने जो उनके कुछ वोट हैं वो इस मौजूदा मुंतखब हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। इसकी रीज़न ये नहीं है, असल में इस हुकूमत के पास कुछ बचा नहीं है कि मौलाना फजल रहमान को वो दें। इवन के अभी गवर्नर सिंध जो चेंज करने की बारी आई तो इसमें भी मौलाना फजल रहमान का गवर्नर नहीं लगाया गया, और जब ये मुंतखब हुकूमत बनी तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान बड़ी ताक में थे कि गवर्नर का ओहदा मिल जाए, सदारत का ओहदा मिल जाए, ये ओहदा मिल जाए, वो ओहदा मिल जाए, हुकूमत साजी में जो है वो हमें कहीं एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन कुछ भी मौलाना फजल रहमान के साथ एडजस्ट नहीं किया गया। तो ये गुस्सा भी था मौलाना फजल रहमान का, तो इस वजह से भी जो इनकार है वो किया गया। और दूसरी सबसे मेन जो वजह है वो यही है कि इस वक्त हुकूमत के पास कुछ है नहीं देने को मौलाना फजल रहमान को। तो अगर कुछ होता मौलाना फजल रहमान को देने के लिए और हुकूमत के हालात इतने अच्छे होते तो मौलाना साहब ने एक सेकंड नहीं लगाना था और उन्होंने हाँ कर देनी थी और सारा अपना जो वज़न है वो हुकूमती पलड़े में उन्होंने डाल देना था। तो बहरहाल जी, मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया आसिफ जरदारी को, और जो है वो ख़ास तौर पर आप देखेंगे आसिफ जरदारी इस वक्त ख़ुद सदर बने हुए हैं। मौलाना फजल रहमान की जो नज़र थी वो सदारत के अहदे के ऊपर थी जी कि मैं जो सदर है वो बन जाऊं। तो बहरहाल जी, ये इनकार के साथ आसिफ जरदारी जो हैं वो लौटे हैं। इमरान खान साहब के मालिज ने मुलाकात की है, अडयाला जेल में वो गए हैं और इमरान खान साहब का तिबी मुआयना किया है। डिटेल्स ये हैं जी कि 45 मिनट तक इमरान खान साहब का ये तिबी मुआयना जो है वो जारी रहा है, और इस तिबी मुआयने के बाद नाकाबिल यकीन किस्म के जो इंकशाफात हैं वो किए हैं डॉक्टर साहब ने। क्या इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब फुली फ़िट हैं, इवन के ब्लड प्रेशर, शुगर, इमरान खान साहब का वेट, इमरान खान साहब की दीगर चीज़ों के हवाले से जो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं। एक नॉर्मल यंग आदमी जो होता है, यानी कि इमरान खान साहब तो 70+ है ना, एक 25-30 साल का जो यंग आदमी होता है, इमरान खान साहब की जो इस वक्त सेहत है वो उस यंग आदमी की तरह है। ये इन सियासतदानों की तरह नहीं है जो
जो है वो कुछ हफ्ते भी जेल में नहीं गुजारते, इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और इनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इमरान खान साहब 1 साल से ज़ायद हो गया उन्हें जेल के अंदर, और उनके मौलिज ने बाहर आकर ये नहीं कहा कि इमरान खान को ये बीमारी है वो बीमारी है। इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फिट हैं। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो कुछ खदशात वगैरह थे, सवालात थे कि वो किस हाल में हैं, तो ये एटलीस्ट क्लियर हो गया कि चले इमरान खान साहब फ़िट हैं, बल्कि इतने फ़िट हैं कि इस सूरत हाल में भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे डंबल दिए जाएं। एक तरफ जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं उनके रंग उड़े हुए हैं, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं कि भाई अभी हम करें तो करें क्या। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे डंबल चाहिए, मुस्कुरा रहे हैं। उनके मुस्कुराने के ऊपर ज़राए से ख़बरें चलाई जाती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है जी कि हमारे तो कोई राब्ते नहीं हैं, और इमरान खान साहब ने मुस्कुरा कर ब्लफ़ किया है। तो इमरान खान साहब के मुस्कुराने के ऊपर इतने जो रिएक्शन हैं वो आ रहे हैं, और इमरान खान साहब ने डंबल मांगे हैं, वो खैर इमरान खान साहब को फ्राहम नहीं किए गए। तो बॉडी लैंग्वेज भी इमरान खान साहब की बड़ी पॉजिटिव है और बड़ी कॉन्फिडेंट है, और आखिर क्यों ना हो, इमरान खान साहब अपना जो मकसद है, जो असूल है, उसके ऊपर डटे हुए हैं, और अवाम जो कौम है वो भी इमरान खान साहब के साथ डटी हुई है। जहाँ तक बात है जी इमरान खान साहब को कत्ल करने के मंसूबे के हवाले से, एक तो इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने कत्ल के हवाले से कहा था जी कि शायद मुझको मार दिया जाए, और फिर अलीमा खान साहिबा जो हैं, इवन कि पुशा बीबी साहिबा ने भी इस तरह कुछ इनके शफात किए थे, कंसर्न थी इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने भी आकर कहा जी कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने का जो है वो मंसूबा है या फ़ैसला किया गया है। तो बहरहाल जी इस पर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इसको एक तो जोड़ कर देखें, और फिर आपने कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स कुछ हुए थे अडयाला जेल में भी, कि कैदियों की लड़ाई हुई और कैदी कुछ ज़ख्मी भी हुए और कोई मारा भी गया, और कोई धमकियाँ मेरे फ़ोन कॉल अडयाला में आई, और फिर उसके बाद कोई बैग मशकूक किस्म का अडयाला जेल के बाहर से मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो ये भी एक किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स थी शायद, कि इमरान खान साहब को अच्छा चले, इमरान खान साहब किसी तरह से दबाव में नहीं आ रहे, तो इस तरह से इमरान खान साहब को दबाव में लाया जाए कि भी फिर तो आप अगर रहेंगे ही नहीं तो फिर उसके बाद आपके मकसद का क्या। तो इमरान खान साहब जो हैं वो नफसियाती तौर पर वैसे ही नहीं कहा जाता कि बहुत मजबूत हैं और ये नर्व्स की गेम है, और इमरान खान साहब वैसे नहीं कहते कि इस नर्व्स की गेम्स का मैं मास्टर हूँ। तो इमरान खान साहब समझ गए थे और इमरान खान साहब डटे हुए थे अपनी चीज़ों के ऊपर। तो अभी भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, और थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री निकाल कर देखें तो भुट्टो साहब जो हैं जब वो भी अरेस्ट थे तो उनके हवाले से भी कुछ इस किस्म की कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ डिटेल्स जो थी, कुछ खबरें जो थी वो सामने आती रहीं। बहरहाल मैं इसको यही समझता हूँ, एक तो अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाजत भी फरमाए। अडयाला जेल में है, और अडयाला जेल में अच्छी खासी सिक्योरिटी है, और ज़ाहिर सी बात है एक कस्टडी में है इमरान खान साहब, मुल्की इदारों की कस्टडी में हैं। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद घूम रहे हैं या बनी गाला में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आखिर वो जो सिक्योरिटी है वो कोई कैसे ब्रीच कर सकता है। तो मैं यही समझता हूँ कि शायद ये भी कोई प्रेशर टैक्टिक्स होंगी, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह से बयान किया तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसर्न भी होते हैं कि कुछ ऐसा इमरान खान साहब के अगेंस्ट ना कर दिया जाए। लेकिन आई थिंक कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान साहब को ये सारी एक जो है वो दबाव डालने और इस किस्म की चीज़ें हैं जी। बुशरा बीबी को इवन के जो जेल में रखा गया सारा इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने के लिए है, और अल्लाह ताला वैसे हिफाजत भी इमरान खान साहब की करे, इमरान खान साहब को जो है वो बिल्कुल फ़िट और तंदुरुस्त भी रखे। तो बहरहाल जी ये कुछ जो है वो अलीमा खान साहबा के कंसर्न थे। आगे चलते हुए जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, ये जो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है इन तमाम कोऑर्डिनेशन के अंदर, चीज़ों के अंदर मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ख़ुद भी मुलव्वस हैं, और मुलव्वस इस तरह से भी हैं कि नजम सेठी साहब की ये ख़बर है, उन्होंने कहा जी कि चीफ़ साहब ने पैगाम पहुंचाया हुकूमत को कि अगर आप एक्सटेंशन देते हैं तो कुछ इस तरीके से मुझे एक्सटेंशन दें कि मेरा नाम ना आए और मैं कहूँ जी कि हुकूमत ने एक्सटेंशन दी है या तब्दीली की और मैं जो है वो उस एक्सटेंशन को एक्सेप्ट कर लूँ। तो इसका मतलब यही है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब ऑन बोर्ड हैं, उनकी रजामंदी भी है। देखें ना, रजामंदी ये है कि एक तरफ वो चाहते हैं जी कि मेरा नाम भी ना आए और आप पार्लियामेंट के थ्रू कर दें और मैं एक्सटेंशन ले लूँ। ख्वाहिश तो ज़ाहिर सी बात है उनकी भी है, तो वो मुलव्वस हैं तमाम तर मामलात के अंदर, और वो भी चाहते हैं कि उनकी जो एक्सटेंशन है वो हो जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इस पर इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी है, और डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं साबिक सदर, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी सामने आ रहा था। इतने इख्तलाफात होंगे ही नहीं जितना ज़्यादा बयानियाँ या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन खैर उससे भी कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है। जो इमरान खान कहेगा, आप देखें ना कि जलसा मनसूख हुआ, कितना सख्त रिएक्शन आया था
पीटीआई वर्कर्स की तरफ से क़यादत को लाले पड़ गए थे, दौड़ें लग गई थी कि ये क्या हुआ। लेकिन खान साहब का जब बयान सामने आ गया तो उसके बाद कारकुनान जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए। तो अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, इख्तलाफात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पीटीआई इमरान खान का नाम है, इमरान खान के बाद पीटीआई नहीं है, इमरान खान ही पीटीआई हैं। तो कमेटी बना दी है, तो देखें अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो काम करेंगे और होपफुली जो इख्तलाफात वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।